जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, महिलाएं उनको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि जैसे अभी हमारा परिचय हुआ कि सभी बहनें आपके समक्ष बैठी हैं। ये सभी बहनें अपने परिवारों को छोड़कर दो काम एक साथ कर रही हैं, अपने परिवार बच्चों का ध्यान करना, परंतु एक फर्ज निभाते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए आगे बढ़ते हुए कार्य करना। और जिसका एहसास माननीय मोदी जी ने ये किया कि कोई भी बहन और बेटी जैसे अपने घर को व्यवस्थित तरीके से संभाल सकती है, जिस प्रकार वो अपने परिवार को संस्कारों से सुसज्जित कर सकती है, उसी प्रकार बेटी पार्लियामेंट तक पहुंचकर देश को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कर सकती है। इसलिए मैं उन बहनों के माध्यम से भी कहूंगी कि कम से कम आप अपने भविष्य का, अपनी बेटियों के भविष्य का सोचकर इस बिल के बारे में एक बार पुनः विचार करें और अपनी पार्टी के उन मुखियाओं को वो शीशा दिखाएं, वो आईना दिखाएं जो दिखाया जाना चाहिए। कि जब ये बिल गिरा या जो भी है अप्रूव नहीं करने दिया, यूं कहूं कि अप्रूव नहीं करने दिया, तो लोग मेज थपथपा रहे थे। और वो लोगों में मुख्य रूप से कौन था? प्रियंका वाड्रा गांधी। के लिए माननीय अमित शाह जी ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा 1 घंटे का समय दो, हम जो आपकी बात है उसको पूर्ण करके दिखाते हैं, परंतु उन्होंने नहीं मानी। बेसिकली उनकी मंशा ही नहीं थी महिलाओं को मजबूत करने की, आगे करने की। कि महिलाओं ने हमेशा समर्पण की भावना की है, हमेशा देने की बात की है, हमेशा परिवार को बनाने की बात की। और पुरुष प्रधान समाज जिस तरह से चलता आया, उसको आज बैलेंस करके, उसको आज इक्वालिटी का राइट दे के माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारी टीम जो है बेटियों को इक्वल राइट देने की बात करती। तो मैं इन पुरुषों को पूछना चाहती हूँ, इन अभद्र भाषा, गाली गलोच, गन और गंद कल्चर वाले गायकों को पूछना चाहती हूँ, क्या पहले अच्छे गाने नहीं बन रहे थे? क्या आज की डेट में अच्छे गाने नहीं बन रहे? तो आपके परिवार में ये संस्कार दिए जाते हैं कि माँ और बहन की गाली से बात शुरू करो, माँ और बहन के नाम से उनको जलील करके इस तरह की बात करो। आप पत्नी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने कार्यक्रमों में नहीं छोड़ना चाहते। आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज हमारे बीच में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी आई हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन को लेकर विपक्ष का जो रवैया रहा और संसद में जिस प्रकार से उन्होंने एक तरीका अपनाया महिलाओं के खिलाफ, उसको लेकर हमारे बीच में रेणु भाटिया जी आई अपनी बात रखेंगी। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सभी महिला शक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। पारिशा जी हैं, सुमन जी हैं, कृपा जी हैं, नीतू जी हैं, अनु जी हैं और चांदनी चांदना जी हैं। हम सब आपके सामने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जिस प्रकार से विपक्ष ने गिराया और उसके बाद तालियां बजाई हैं, खुश हुए हैं, तो उसके विरोध में आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। और मैं अनुरोध करूंगी हमारी बहन रेणु भाटिया जी से कि वो अपनी बात को रखें। शुक्रिया वंदना, सभी को नमस्कार। आज बात करने से हृदय बहुत व्यथित है, दुखी है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल्कुल चरम सीमा पर था, टॉप लेवल पर पहुंचा, अप्रूव होने की दिशा में बिल्कुल तैयार था, उसका विरोध करके विपक्षी दलों ने जो एक कायरता का, नीचता का, छोटेपन दिखाने का काम किया, वो बहुत निंदनीय है। डेफिनेटली जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, महिलाएं उनको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि जैसे अभी हमारा परिचय हुआ कि सभी बहनें आपके समक्ष बैठी हैं। ये सभी बहनें अपने परिवारों को छोड़कर दो काम एक साथ कर रही हैं, अपने परिवार बच्चों का ध्यान करना, परंतु एक फर्ज निभाते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए आगे बढ़ते हुए कार्य करना। जो महिलाएं पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंच सकती थी, जो महिलाएं ऐसा कैलिबर रखती हैं कि वो वहां तक पहुंच के बेटियों की बात को रखें, देश और समाज की बात करें, जिसका अनुभव और जिसका एहसास माननीय मोदी जी ने ये किया
कि कोई भी बहन और बेटी जैसे अपने घर को व्यवस्थित तरीके से संभाल सकती है, जिस प्रकार वो अपने परिवार को संस्कारों से सुसज्जित कर सकती है, उसी प्रकार बेटी पार्लियामेंट तक पहुंचकर देश को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कर सकती है। परंतु बिल को ना अप्रूव करके, बिल का इस प्रकार से अपमान करके उन्होंने नारी जात का अपमान तो किया ही है, परंतु उन्होंने अपनी सोच का परिचय दिया कि वो किस प्रकार सभी ये पार्टियां मिलकर, इनका गठबंधन, इंडी गठबंधन मिलकर किस प्रकार वो महिलाओं को रोकना चाहते हैं। ताज्जुब की बात मुझे ये लगती है कि हर पार्टी में महिलाएं हैं, हर पार्टी में कार्यकर्ता महिलाएं भी हैं। मुझे अफसोस है कि उन बहनों ने भी आवाज नहीं उठाई। आज मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन बहनों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि एहसास करो आप कहाँ बैठी हो, क्यों बैठी हो, किस वजह से बैठी हो, किसके लिए बैठी हो, जो आपको कभी आगे ही नहीं बढ़ाने देना चाहता। ये उन बहनों को सोच विचार करना होगा। इन 4 शब्दों का बहुत मायने है, कहाँ, किसके लिए, कैसे और क्यों। क्या उनका भविष्य वहां इसी तरह से डब्बा बंद रहेगा, दबा रहेगा, जैसे अभी ये बिल अप्रूव नहीं होने दिया। इसलिए मैं उन बहनों के माध्यम से भी कहूंगी कि कम से कम आप अपने भविष्य का, अपनी बेटियों के भविष्य का सोचकर इस बिल के बारे में एक बार पुनः विचार करें और अपनी पार्टी के उन मुखियाओं को वो शीशा दिखाएं, वो आईना दिखाएं जो दिखाया जाना चाहिए। आपकी बात पूरी होगी? नहीं, एक बहुत ताज्जुब की बात ये थी कि जब ये बिल गिरा या जो भी है अप्रूव नहीं करने दिया, यूं कहूं कि अप्रूव नहीं करने दिया, तो लोग मेज थपथपा रहे थे। और वो लोगों में मुख्य रूप से कौन था? प्रियंका वाड्रा गांधी। इतना ताज्जुब हमें हुआ महिलाओं को देखकर कि देश की 70 करोड़ महिलाएं टीवी पर नजर गाड़े बैठी थी कि अभी बिल अप्रूव होगा, तालियों की गड़गड़ाहट से होगा, मोदी जी का धन्यवाद होगा, उनका वंदन होगा। परंतु वो तालियों की गड़गड़ाहट को उन्होंने दुष्ट तरीके से मेज की थपथपाहट तक पहुंचाया। क्या प्रियंका को नहीं सोचना चाहिए था कि वो स्वयं उस स्थान पर बैठी हैं जहां से महिलाओं के लिए रास्ते बन सकते थे? क्या उनकी माताश्री को नहीं सोचना चाहिए था? वो उस स्थान पर सालों साल से बैठी हैं। क्या उनको नहीं सोचना चाहिए था कि देश की, उनकी पार्टी की बेटियां कम से कम आगे बढ़े? तो इससे निंदनीय, इससे बुरा रिएक्शन कोई नहीं हो सकता जो उन्होंने किया, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं के हिजाब की बात के लिए हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक के लिए हो, चाहे महिलाओं की भर्ती के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो। आज 65-70 वर्ष तक उनका जब जब राज्य रहा, उन्होंने एक भी चीज महिलाओं के लिए अप्रूव नहीं की। और अगर हम माने मोदी जी की सरकार की गिनती करा दें तो मेरे पास ये जो डायरी है इसके पन्ने कम हो जाएंगे। तो ये सोचना पड़ेगा कि महिलाओं का शुभ चिंतक कौन, बेटियों को आगे बढ़ाने वाला, मजबूत करने वाला शुभ चिंतक कौन। इस पर मैं मीडिया के साथियों को निवेदन करूंगी कि इस बात को फोकस करें और बताएं कि बेटियों के भविष्य का भविष्यदाता किस तरीके से कौन बन सकता था। मीडिया तो आपकी बात सुन रहा है, कई दिनों से बातें आ रही है। 543 का सदन है, उसमें 2/3 पुरुष और 1/3 महिला रह सकते हैं अभी भी, 850 क्यों? यही एक बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार हमारा जनगणना, हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से भी बढ़ रहा है, क्षेत्र की दृष्टि से भी बढ़ रहा है, उस तरह मैनेज करने के लिए हमें अपनी सीटों की वृद्धि बहुत आवश्यक है। ये परिवार में भी होता है। बड़ा सिंपल आंसर है कि जिस प्रकार एक परिवार में जब 1 से 2 बहुएं आ जाती हैं, 2 से 3 हो जाती हैं, बेटों के अलग अलग कार्य क्षेत्र हो जाते हैं, तो इस तरह से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल कि देश को भी उसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मैनेज करना है, सबको एक साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास और सबको आगे एक साथ लेकर चलने की नीति। 2023 में जब ये बिल पारित हुआ था, आरक्षण तो महिलाओं को 33% दे ही दिया गया था, हम सब ने खबरें छापी थी, यहाँ वंदना ने भी शायद ओबीसी की होगी। बिल्कुल। तो जब दे दिया था,
अब विपक्ष का ये था कि इंतजार क्यों नहीं किया गया, अब अचानक क्यों लाया गया? ये डीलिमिटेशन की मंशा थी इसके पीछे, आप बताएंगे डीलिमिटेशन की मंशा थी या नहीं? इसके नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है, इसके लिए माननीय अमित शाह जी ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा 1 घंटे का समय दो, हम जो आपकी बात है उसको पूर्ण करके दिखाते हैं, परंतु उन्होंने नहीं मानी। बेसिकली उनकी मंशा ही नहीं थी महिलाओं को मजबूत करने की, आगे करने की। आप एक पत्रकार भाई हैं मेरे, अनुभव रखते हैं पत्रकारिता में, आप मुझे 5-10 प्रोग्राम गिन के बता दें जो 65 वर्षों में बढ़िया किए गए हो महिलाओं। आज तक गैस के चूल्हे गांव तक नहीं पहुंचे थे, नल नहीं पहुंचे थे, लाइट नहीं पहुंची थी, बेटियों की नौकरी का जो है परसेंटेज नहीं पहुंचा था। क्या पहुंचा था? आज देखिए, 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, आपको एक लिमिट धनराशि मिलती है। आप आज बेटी को हर 20 किलोमीटर पर स्कूल भेज पाते हैं। आप आज हर बेटी को 20 किलोमीटर पर कॉलेज भेज पाते हैं। आज मैं एक कॉलेज में गई थी, वहां पर जब मेरे से मैं उनसे पूछ रही थी अपने नॉलेज के लिए, कब से ये कॉलेज है, कितनी बेटियां, तो उन्होंने आंकड़ा बताया कि इतने समय पहले इस स्थान पर, इस जिले में बेटियां कॉलेज ही नहीं पहुंचती थी। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आज हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज है, आज हर 20 किलोमीटर पर स्कूल है, हर बेटी जा सकती है, बेटी की शिक्षा फ्री है, बेटी को बस में आना जाना फ्री है। और इससे अधिक मुझे नहीं लगता कि एक पैदा होने से लेकर यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने तक, स्कॉलरशिप तक, विदेश भेजने तक, नौकरी की रिजर्वेशन तक, पहले कहीं आपने सुना, देखा कि आर्मी में कितनी % बेटियां आई, एनडीए में कितनी आई, पुलिस में कितनी आई? आज आप भर्ती देखिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बेटियों को मजबूत करना, ये जो लोग इस चीज को राजनीतिक फंडा बनाकर कैंसिल करने की बात सोचते हैं या जिन्होंने किया, उनको ये सोचना चाहिए ये राजनीतिक नहीं, ये बेटियों को अपडेट करने का, मजबूत करने का एक रास्ता बनाया गया था और बेटियों के लिए रेड कारपेट वेलकम था। और चलो रेणु जी, एक सवाल ये है कि देना कौन चाहता है? दिया कमजोर हो जाता है। नारी शक्ति 50% है, राजनीतिक दल चाहते तो 50% आरक्षण दे सकते थे, राजनीतिक दल चाहते तो 33% महिलाओं को टिकट भी दे सकते थे, किसी ने नहीं रोका, किसी कानून की जरूरत नहीं थी। मैं एक महिला से सवाल कर रहा हूँ, रेणु भाटिया से, आप ये बताइए कि दाता की भूमिका में पुरुष क्यों है और याचक की भूमिका में महिला को क्यों रख दिया गया? इसका जवाब चाहिए। ये बड़ा सुंदर प्रश्न है और एक ही बात इसका आंसर है कि महिलाओं ने हमेशा समर्पण की भावना की है, हमेशा देने की बात की है, हमेशा परिवार को बनाने की बात की, और पुरुष प्रधान समाज जिस तरह से चलता आया उसको आज बैलेंस करके, उसको आज इक्वालिटी का राइट दे के माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारी टीम जो है बेटियों को इक्वल राइट देने की बात करती है। अगर एक पुरुष किसी काम पर निकला है तो पत्नी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसी प्रकार पति जो है पत्नी के साथ उसके दर्द को, उसके परिवार की जिम्मेदारियों को, हर चीज को एहसास करके चले। क्यों हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे पिता कहा करते थे कि जीवन और पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये इसीलिए कहा जा सकता था। आप बैठे पत्रकार मुझे बताएं कि मेरे पास अगर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी हो या एक मारुति हो, कोई गाड़ी, क्या मैं उस पे एक ट्रैक्टर का पहिया और एक मारुति का पहिया लगा के चलाऊं? चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार पति पत्नी हो या बहन भाई हो या समाज में स्त्री पुरुष हो, दोनों बराबर की दृष्टि से अगर चलेंगे तो समाज मजबूत और बैलेंस्ड होगा। आपकी तरफ से कहा गया था कि पूरे हरियाणा में महिला ट्रेनर होनी चाहिए जिम में, या इस पे इम्प्लीमेंट भी नहीं नजर ना आया। हुआ। तरफ से कोई अभी हमने इसकी डिटेल निकाली नहीं है। हमने मोर देन 35-40 गर्ल्स ट्रेन कर दी। आज मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे बाय चांस हाइप जिम जिनके हैं वो महिला भी मिली, बाय चांस, मैं नहीं जानती थी, उस कार्यक्रम में वो थी, तो मैंने उनसे भी चर्चा की। उन्होंने कहा मैंने पढ़ा था आपका और हम उसके ऊपर आगे वर्क कर रहे हैं। हमने, आपको जान के ताजुब होगा कि हमने मेवात से भी जिम ट्रेनर लड़कियां ट्रेन की हैं, जहाँ पे जिम तो क्या, बाहर निकलना भी लोग सोचते थे कि लड़की क्यों जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस चेंज को लाना चाह रहे हैं।
लेकिन हाँ, हमने 3 महीने का समय दिया, परंतु टेक्निकली जब मेरी बात हुई जिम ट्रेनर से तो उन्होंने कहा 3 मंथ्स में मेंटली फिजिकली बॉडी ट्रेन नहीं होती, तो आपको धीरे धीरे इस चेंज के लिए समय देना होगा। बट एट प्रेजेंट हमारी 25 से 35 लड़कियां तैयार हो गई हैं, जिनको हम बहुत जल्द नए जिम्स में भेजेंगे। तो समय द्विअर्थी संवाद के जो गाने रहे हैं, मासूम शर्मा हो या कोई आपकी तरफ से नोटिस लिए गए उन पर, कितनी उम्मीद कर रही है रेणु भाटिया कि इनसे कुछ अंकुश लग पाएगा हरियाणा में? दूसरे राज्यों में भी ऐसा है, अकेले हरियाणा में नहीं है। बहुत सारी नारी को केंद्रित रख करके उसको अश्लीलता की वस्तु बना करके जिस तरह गानों में परोसा जा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कहीं ना कहीं तो पूरा सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। आप मुझे एक बात का जवाब दें, अभी हम पुरुष और स्त्री के आगे बढ़ने पर, इक्वालिटी पर बात कर रहे हैं। कोई पुरुष अगर अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है, अभद्र हरकत करता है, महिलाओं को अपमानित करता है, महिलाओं को शोषित करता है, तो हम किसका नाम लें कि ये इसको किसने संस्कार दिए? बताइए। पहला नाम कहाँ जाता है? माँ को, कि इसकी माँ ने इसे संस्कार नहीं दिए। पत्नी कोई लड़की कोई गलत काम में चली जाए, कोई गलती कर दे अनजाने में, नादानी में, तो भी हम कहते हैं माँ ने ऐसे किया। तो मैं इन पुरुषों को पूछना चाहती हूँ, इन अभद्र भाषा, गाली गलोच, गन और गंद कल्चर वाले गायकों को पूछना चाहती हूँ, क्या पहले अच्छे गाने नहीं बन रहे थे? क्या आज की डेट में अच्छे गाने नहीं बन रहे? तो आपके परिवार में ये संस्कार दिए जाते हैं कि माँ और बहन की गाली से बात शुरू करो, माँ और बहन के नाम से उनको जलील करके इस तरह की बात करो। आप पत्नी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने कार्यक्रमों में नहीं छोड़ना चाहते। माफ करना भाटिया जी, माँ और पिता, इससे ज्यादा बड़ी भूमिका शिक्षक की होती है। टीचर से जो बच्चा सीखता है उसी की भूमिका रहती है। स्कूलों में क्या हो रहा है, क्यों दर्शक क्या देखना चाहता है? हमारी रुचि होगी ना उस तरह के गाने में देखना, वही बनाते हैं, प्रोडक्ट वही आएगा मार्केट में जो दर्शक देखना चाहें। ये जो हमारी मानसिकता जो कलुषित हुई है, हमारी जो मानसिकता खराब हुई है, इसको लेकर के सरकारी स्तर पर, आपके स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं? इसका अपने तरीके से एक उत्तर देना चाहूंगी कि मैं नॉनवेज नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद, मैंने कभी नहीं खाया या मैं नहीं खाना चाहती। आप मुझे परोस रहे हैं, मैं नहीं खाना चाहती, तो मैं नो कहूंगी, एंड नो मीन्स नो, वेदर इट इज नॉनवेज, वेदर इट इज बैड कल्चर, whether it is any nonsense। जब मैं नहीं करती, मैं नहीं पसंद करती, तो मैं नो कहूंगी। सो हमें नो कहना सीखना चाहिए। हमारी उन बेटियों को जिनको ये गंध नहीं पसंद, उनको खड़े हो जाना चाहिए कि हम तेरा शो देखने नहीं आएंगे, हम तेरा गाना नहीं सुनेंगे, हम बैन करते हैं, हमें नहीं नाचना है। नाचने के लिए बड़े सारे भक्ति गीत हैं, नाचने के लिए किशोर दा के बड़े गाने हैं, महेंद्र कपूर के बहुत सारे गीत हैं, लता दीदी के, आशा दीदी के बहुत गीत हैं। आप नाचिए ना, किसने मना किया? खुशी मनाइए। आपने उस गंध पर ही क्यों नाचना है? ये बेटियों को सोचना होगा, बेटियों को जागरूक होना होगा। मैडम भाटिया जी, पिछले दिनों आपने सोनीपत में छापेमारी की थी नाइट क्लब में। यस, आपने सिस्टम पे सवाल खड़े कर दिए थे, तो पुलिस ने जानकारी लीक आउट कर दी। जी करी। आप तो खुद सरकार में, उसके बावजूद मुझे जो एक्शन लेना है और ले रही हूँ मैं लूंगी, क्योंकि मैंने केवल एक ही जगह वो पत्र भेजा था, वो भी आप जैसे साथियों का सलाह थी कि अकेले नहीं जाना चाहिए तुम्हें, कोई अनहोनी भी हो सकती है, कोई आपको भी वो कर सकता है, तो इसलिए हमने साइड बाय साइड एक लेटर किया था कि हम इस तरह से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सुरक्षा घेरा बनाया जाए, और ये ज़रूरी भी था। अब अगर मैं अकेली चली जाती, तो आप ही मेरे पत्रकार साथी, अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी होती तो आप लोग कहते इसको अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी, इतने गनमैन थे, इतने ये थे, इतनी पुलिस थी, और अब मैं साथ गई हूँ तो लीक हो गई। तो दोनों तरफ से लाइफ को और सिस्टम को बैलेंस करके चलना पड़ता है। यस, मैं कह रही हूँ कि ये बात लीक हुई, और हम जो हमें उसके खिलाफ एक्शन करना है हम कर रहे हैं। और एक डी ब्रोश या कुछ ऐसा जो था होटल, उसका लाइसेंस रद्द किया हमने। मैडम, अक्सर देखा जाता है कि कोई सेलिब्रिटी होता है, क्या होता है? सेलिब्रिटी, उससे संबंधित कोई भी मामला आता है, आप तत्काल उठ जाती है। लेकिन आमतौर पे जो सामान्य महिलाएं या लड़कियां होती हैं, उसके मामले में आपका रिएक्शन बहुत कम देखने को एक भी मिलता है। बहन बता दे किसी ने मुझे कॉल किया हो? मैं
अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले रेवाड़ी में मैंने उसके, आप मेरा पत्र देखिए ना भाई साहब, आप मेरा मेल आईडी देखिए, मेरा पत्र देखिए, डीसी को लेटर पूछिए, एसपी को पूछिए, और मेरा फोन चेक कीजिए ना, मेरी उनसे बातचीत हुई है कि नहीं हुई, मेरे को उन्होंने क्या जवाब दिया, मैंने उनको आगे क्या बोला। बता दीजिए। It is never like that. बता दीजिए मैम क्या टीएसपी का जो एक पॉइंट मेरे मन में आया जिसके लिए मैंने उनको इंक्वायरी का बोला। मेरे मोबाइल में है, मेरे पास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता क्या है। कुछ चल रहा है क्या मैम कुछ चल रहा है मैम, फिर उस मामले में है क्या? अब मुझे वो जवाब दें जो मैंने उनको प्रश्न पूछा, और देंगे जल्द। मैं फिर देखिए, बेटी का मामला है, बेटी कोई मर्जी हो, किसी की मर्जी हो, किसी जाति की हो, किसी वर्ण की हो, कितनी भी उम्र की हो, बेटी का मामला है। लेट अस क्लियर। मेरा जो प्रश्न है उसकी मुझे संतुष्टि होनी चाहिए। हरियाणा पुलिस का सहयोग मिलता है जब भी जरूरत पड़ती है। जहां नहीं मिलता तो कड़ी कार्रवाई भी तो होती है भाई साहब। आप ही छापते हो, आप ही छापते हो कैथल की तरह। मैडम, देश में आरक्षण को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। नारी बंधन जो अधिनियम लाया गया था वो समाज को, महिला समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात थी, और राजनीतिक तौर पे आज भी अगर बात की जाए, राजनीतिक तौर पे महिलाओं को भागीदारी देने की या अब तक भागीदारी देने की सत्ता जो है वो निर्णय लेती है सारे। तो क्या मानते हैं क्यों नहीं हो पाया ऐसा, इनको भागीदारी क्यों नहीं मिली? आज जो व्यवस्था आज लागू करना चाह रही है सरकार, जो चाहती है, वो क्यों नहीं हो पाया अब तक? हर कोई अपने नजर के चश्मे से देखता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नजर का चश्मा बेटियों के लिए बहुत सम्मानजनक है। उन्होंने अपनी नजर से बेटियों के क्वालिटी को, उनके कैलिबर को पहचाना है और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन लोगों के चश्मे ही काले हैं दिल की तरह, वो कहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे, ना बेटियों को, ना राज्यों को, और ना देश को। काफी समय से भाजपा की सरकार है, तो महिलाओं के लिए राजनीतिक तौर पे जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? क्यों, क्या वजह है? इस दौरान भी क्यों नहीं मिल पाया? 0 से कितना आगे बढ़े ये आप देखिए। आप ये मत गिनिए 0 से 50, अब 0 से हम कितना आगे बढ़े हैं वो देखिए। और अब उतने से हम 33 हो रहे थे। ये जिनको पीड़ा हुई, जिनके पेट में मरोड़ पड़े, ये उनको अब सोचना होगा कि बेटियां उनको क्या जवाब देने वाली हैं।